क्या होने वाला है इस साल चेंज होना चाहिए। So we need a change. Bengal need a change. एक झटका आने वाला है शायद टीएमसी के लिए? टीएमसी के लिए। बीजेपी आ गई राज्य में तो बंगालियों की मछली पे प्रतिबंध लगा दे। ये बीजेपी आएगा और मछली बंद कर देगा, ये पूरा ही बकवास है। पहले वाला गवर्नमेंट जो था वो उन लोगों ने जैसे राज किया था उससे भी घटिया राज किया। इस बार जो मुख्य मुकाबला है वो ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी है। कौन लग रहा है आपको इस बार? नया सरकार आया 15 साल में, ये लोग वही रेप्लिका ऑफ द करप्शन ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। उनका अच्छा ही तो नहीं रहा, और जो वहाँ पे माइक्रो लेवल पे होता था तब भी सिंडिकेट था, तब भी चलता था, लेकिन 10 रुपया में 2 रुपया चोरी और 8 रुपया खर्चा होता था। अभी वो उल्टा हो गया। गवर्नमेंट को चेंज किया जाए, बट चेंज इज रिक्वायर्ड। करप्शन फैल गया है लाइक अ कैंसर। नमस्कार, मैं रोहित झा। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको ऐसी जगह लिए चलता हूं जहां पे सत्यजीत रे कभी यहां पर आते थे, बैठते थे और अपने किरदारों के बारे में सोचते थे और उन किरदारों की रचनाएं करते थे। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको ऐसी जगह लिए चलता हूं जहां पे मृणाल सेन आते थे, बैठते थे, कॉफ़ी पर बैठते हुए वो अपनी फिल्म के किरदारों के रचनाओं को लेकर के बहुत आत्ममंथन किया करते थे। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको ऐसी जगह लिए चलता हूं जहां पे संगीत सम्राट, देश के सबसे बड़े संगीतकार हेमंत मुखोपाध्याय यहाँ पर आते थे और अपने संगीत की धुनों की रचनाएं करते थे और कई गानों को भी गुनगुनाते थे। तो क्या हो अगर मैं आपको ऐसी जगह लिए चलूं जहां पे सुभाष चंद्र बोस आते थे, बैठते थे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी रणनीतियां बनाते थे। ये तमाम चीज़ें हैं। बिहार की राजनीति के लिए कहा जाता है कि आप किसी गुमटी के बाहर चले जाइए, वहाँ जो लोग चाय पीते हुए, पान खाते हुए आपको दिख जाएंगे, वो आपको राजनीतिक दशा और दिशा बता देंगे। लेकिन बंगाल की राजनीति को अगर आपको समझना हो, यहाँ के मैंडेट को अगर समझना हो, नब्ज टटोलिए और कॉलेज स्ट्रीट में स्थित कलकत्ता कॉफ़ी हाउस चले आइए। इसी कलकत्ता कॉफ़ी हाउस में बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो बंगाली भद्र लोग कहलाते हैं, बंगाली बुद्धिजीवी कहलाते हैं, और यहाँ इसका पुराना बहुत इतिहास रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन भी कभी यहाँ पर आया करते थे और यहीं बैठकर कॉफ़ी पर चर्चा करते हुए देश की अर्थनीति को लेकर के बातचीत किया करते थे। ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम आए हैं यहाँ पर। बंगाल चुनाव के दरमियान आए हैं और इसी कॉफ़ी हाउस में बैठ करके एक बंगाली भद्र लोग जो है, जो अड्डा संस्कृति में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखता है, उनसे बातचीत करेंगे, बंगाल की राजनीति को समझने का सिरे से प्रयास करेंगे। चलिए आपको इसी सफ़र पे लिए चलते हैं। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुबोध बारोई। शुभोध जी, आप क्या करते हैं? हम किताब बनाते हैं, इलस्ट्रेटर, विजुअलाइजर, बेसिकली विजुअलाइजर है, किताब का काम करता है। किताब का काम करते हैं। अब मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सुबोध जी कि इस बार की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? क्या होने वाला है इस बार? क्या होने वाला है? देखिए, एज पर माई व्यू, इस साल चेंज होना चाहिए बस, और आगे नहीं कुछ बोलेंगे। क्यों? अच्छा, थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करिए कि आप कह रहे हैं कि बदलाव आना चाहिए, है ना? ये क्यों? मतलब कि ये आपको लगता है कि जो लास्ट 15 साल हमारा यहाँ जो पार्टी ने राज किया, उन्होंने अच्छा किया नहीं, बिलो द बेल्ट राज किया है। जो हम लोग सोचे थे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, और वो लोग भी आदमी लोगों को जो समझाया कि हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो तो कुछ किया ही नहीं। पहले वाला गवर्नमेंट जो था वो उन लोगों ने जैसे राज किया था उससे भी घटिया राज किया ये लास्ट 15 ईयर्स में। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इट शुड बी चेंज। अच्छा, इस बार के मुद्दे क्या क्या रहेंगे? मतलब कि सब किन इश्यूज को लेकर के काम मतलब हाँ, अराजकता, कॉन्स्पिरेसी, चोरी, और क्या बोलता, एजुकेशन में डिटोरिएशन, हेल्थ का डिटोरिएशन, एंड बेकारी बढ़ गया, ये सब मुद्दा है। ये सारे मुद्दे हैं जी। तो ये जो आप बोल रहे हैं बदलाव, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वोट में कन्वर्ट हो पाएगा क्या?
क्योंकि पिछली दफा भी ये बदलाव की बयार जो है वो गढ़ी गई थी, मीडिया के एक वर्ग द्वारा भी चीज़ें चलाई गई, बोला भी गया कि बीजेपी हो सकता है कि इस बार आ जाएगी बंगाल में, पिछली दफा ही बोला गया था। लेकिन 77 सीटों पे सिमट गई बीजेपी, टीएमसी 200 प्लस चली गई। इस बार लगता है आपको कि 77 से ऊपर चली जाएगी बीजेपी या टीएमसी की सीटें कम से? यहाँ बहुत फॉल्स वोट था, डेड वोट था, शिफ्टेड वोट था, ये सब इस साल क्लियर हो गया। इसका मतलब है बंगाल में वोट जब भी होता है उसमें कुछ क्या बोलता है, साइंटिफिक रिगिंग होता है। कैसा? सोचिए कि कोई मोहल्ला में 10 तो डेड वोटर है, मतलब आदमी मर गया, उनका वोट देना नहीं चाहिए लेकिन वो कैंसिल भी नहीं हुआ। ये सब वोट, ये सब रूलिंग गवर्नमेंट, जब जो गवर्नमेंट रूल करता है उसका क्षमता ज्यादा होता है, वो सब वोट को यूज करता है। ये तो एक तरीका है, लेकिन इसमें हर आदमी जीत जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें परसेंटेज बढ़ जाता है। अच्छा, इस साल ये नहीं होगा। और आप ख्याल रखिएगा, लास्ट ईयर में जो वोट हुआ था उसमें वेरी नैरो मार्जिन में बहुत आदमी जीता था, ये रोलिंग गवर्नमेंट का। ये सब सोच करके हमने आपको बताया कि पावर में भी चेंज। आप अखबार से जुड़े हुए थे, आपसे एक छोटा सा सवाल, मैं दूसरे व्यक्तियों के पास भी जाऊंगा, आपके जो बंधु लोग हैं उनके पास भी जाऊंगा, कि ये मीडिया की जो साठगांठ है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, आप क्योंकि बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, अखबारों से जुड़े हुए हैं, मीडिया हाउसेस में काम किए हुए हैं, बंगाल में खास करके ये चीज़ें बढ़ी हैं कि एक पार्टी का समर्थन में उतर जाता है कोई चैनल, मीडिया सपोर्ट, हम मीडिया सपोर्ट करके अभी, क्योंकि बहुत सारे टीवी चैनल्स हो गए हैं अभी, जैसे रिपब्लिक बांग्ला हो गया है ना, आप जब काम करते होंगे तब ऐसे TV9 है, न्यूज़ 18 है, मैं किसी एक चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, सबको जोड़ रहा हूँ कि अभी टीवी चैनल्स की संख्या भी बढ़ गई है और वो किसी एक पार्टी के लिए जो है खुले तौर पे फील्डिंग कर रहे होते हैं। तो ये आपको सही लगता है क्या जब आप दूर से देख रहे होते हैं? আমরা যখন প্রথম দিকে সাংবাদিকতায় এসেছি সেই সময় সোশ্যাল মিডিয়ার এত গুরুত্ব ছিল না। সোশ্যাল মিডিয়া থাকলেও অর্থাৎ পাবলিকের, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের যে বলা, সেই বলাটা কিন্তু প্রতিফলিত হতো মিডিয়ার মাধ্যমে। কারণ সোশ্যাল মিডিয়া মানুষ অত অ্যাক্টিভ ছিল না বা সোশ্যাল মিডিয়ার এই ভূমিকাও ছিল না। আমি একদম গোড়ার দিকে বলছি। পরবর্তীকালে যখন সোশ্যাল মিডিয়ার প্রকোপটা বাড়তে আরম্ভ করলো, অর্থাৎ মানুষ মানে যদি সংবাদপত্রে বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় তার কথা না প্রতিফলিত হয়, রিফ্লেক্টেড হয়, তখন সে নিজেই ফেসবুক বা এই বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, বিভিন্ন জায়গায় সে নিজের বক্তব্য রাখতে শুরু করলো। এইখানে কিন্তু মিডিয়ার কাজটা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। ঠিক আছে, এবার মিডিয়ার কাজটা কঠিন বলতে যখন ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া আসেনি তখন লোকে খবরের কাগজ বা নিউজ পেপারের উপর জোর দিত। ঠিক আছে, এবার মানে খবরের কাগজের প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী হলো টেলিভিশন, তারপর হলো ওয়েব মিডিয়া। এবার হচ্ছে দাঁড়াচ্ছে কি, এবার তাহলে এই যে বিভিন্ন মানে কোম্পানিগুলো, মানে মিডিয়া কোম্পানিগুলো, তারা আরও বেশি প্রতিযোগিতায় পড়ে গেল এবং এই বেশি প্রতিযোগিতায় পড়ার ফলে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মত অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সময় মিডিয়াগুলোকে কিনতে শুরু করলো, সেটা অফিসিয়ালি কেনা হোক কিংবা বিজ্ঞাপন দিয়ে কেনা হোক। অর্থাৎ এই পশ্চিমবঙ্গে আমরা যা দেখেছি যে কোনো একটি রাজনৈতিক দল তিনি সরকারে ক্ষমতায় আছেন, সেখানে যদি তার পছন্দ মতো খবর না হয় তিনি সমস্ত বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেবেন। বিজ্ঞাপন বন্ধ হলে মিডিয়া চলবে না। অতএব এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গ বলে নয়, কিন্তু এটা অনেকের ধারণা পশ্চিমবঙ্গ, সারা ভারতে ये पूरे देश में ही होता है कि अगर आप মধ্যে যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকে সে মিডিয়াকে তার নিজের ইচ্ছে মতো ইউজ করে এবং ব্যবহারও করে এবং তার জন্য সে প্রচুর টাকা খরচ করে। ये मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ, ये विज्ञापन का खेल दरअसल समझा रहे थे कि कोई मीडिया चैनल अगर किसी भी पार्टी के लिए कोई भी खबर करता है, विरोध में अगर कोई खबर करता है जो उसे पसंद नहीं आता है, तो जो भी सत्ता में बैठी है वो उस चैनल के तमाम विज्ञापन रोक देती है। और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा, पूरे देश में हो रहा है। यही बात वो अपने भाषा में, बांग्ला में बोल रहे थे। आपका क्या नाम है दादा? देवजीत। देवजीत। अच्छा देवजीत जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का बंगाल, यहाँ पे बंगाल में कहाँ? कॉलेज स्ट्रीट जहाँ बैठे कॉलेज स्ट्रीट में ही रहने वाले? मेरा घर है। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम हेल्थ केयर में थे, हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट।
देवजीत जी, आपसे समझना चाहता हूँ कि इस बार जो मुख्य मुकाबला है वो ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी है। कौन लग रहा है आपको इस बार, शुभेंदु अधिकारी या ममता बनर्जी वाले उस मुकाबले में? मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। आप बहुत माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, लड़ाई इस लेवल पे नहीं है। देखिए, एक चीज है, 34 साल यहाँ पे लेफ्ट गवर्नमेंट था, हाँ। जरूर कुछ अच्छा किया था बोल के 34 साल वो लोग थे। पहले 15-20 साल लैंड रिफॉर्म, ऐसा बहुत कुछ काम वो लोग किया था। बट जब बंगाल पीपल देखने लगा कि उनका और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है किसी भी सेक्टर पे, तब दे सर्च फॉर अल्टरनेट, जैसे कि टीएमसी। लेकिन ये जो नया सरकार आया 15 साल में, ये लोग वही रेप्लिका ऑफ द करप्शन ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट, उनका अच्छा ही तो नहीं रहा। और जो वहाँ पे माइक्रो लेवल पे होता था, तब भी सिंडिकेट था, तब भी चलता था, लेकिन 10 रुपया में 2 रुपया चोरी और 8 रुपया खर्चा होता था। अभी वो उल्टा हो गया। दिस इज द मेन थिंग। सो वी नीड अ चेंज, बंगाल नीड अ चेंज। आप बहुत बारीक बात समझा रहे हैं, मतलब 10 रुपए का उदाहरण देके आप समझा रहे हैं कि जो पहले की सरकारें कर रही थी वही सरकार ने भी ढोया है उसे। आप ऐसा मत सोचिए कि किया है इन लोग, करप्शन को एनहेंस किया है। करप्शन पहले भी था, आज भी है, लेकिन आज है एनहेंस्ड, मैक्सिमम करप्शन है। यही बात। जो भी आए, बीजेपी, सीपीएम, टीएमसी, वो लोग भी सेम चीज करेगा, लेकिन एटलीस्ट 2 रुपया चोरी करे, 8 रुपया खर्चा करे। चोरी तो होगा, चोरी इतना होगा। इतना है आप लोगों का। इंडियन सबकॉन्टिनेंटल जो पॉलिटिक्स चलता है, उसमें चोरी होगा ही। बट मतलब आप ये कह रहे हैं सीधे तौर पे कि अगर आपको चोरों में से चुनना हो तो जो कम चोरी करेगा उसको चुनेंगे आप? उसी को चुनना है। अभी ये देखना है कि कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, वो हम बोल नहीं पाएंगे, हाँ। क्योंकि हम तो एनालिस्ट नहीं है। हाँ। लेकिन चेंज इज रिक्वायर्ड एंड चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और अच्छाई के लिए चाहिए, एटलीस्ट अगला 5 साल 8 साल तो कुछ भला ही होगा, उसके बाद फिर गवर्नमेंट को चेंज किया जाए। बट चेंज इज रिक्वायर्ड, बिकॉज अभी हर स्तर पे करप्शन फैल गया है, लाइक अ कैंसर। भ्रष्टाचार की वजह से आप लोग सभी जो है बदलाव चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे भी समझना चाह रहा हूँ कि एसआईआर का जो भी मुद्दा हुआ, उसका प्रभाव पड़ेगा क्या वोट बैंक की राजनीति में? पड़ेगा। आज ही डेटा आया कि 91 लाख जो है वोटर्स डिलीट कर दिए गए। हाँ हाँ, लगभग 1 करोड़ वोटर। उन्होंने जो पॉइंट बोल रहा था, ये जो छोटा छोटा मार्जिन जिस पे तृणमूल कांग्रेस आगे आगे था, दोज मार्जिन अभी देखना, ये 2-3-4%। ये तृणमूल भी करता है, और आगे वाला गवर्नमेंट कौन जो आएगा वो करेगा कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये होता है। अच्छा, ये जो डिलीशन हुआ नाम, हाँ, तो इसी का, इस वजह से जो भी 3-4% वोट का स्विंग होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस इलेक्शन में। थोड़ा सा 3-4% स्विंग कैन चेंज द टोटल सिनेरियो, विच इज अफेक्टेड ड्यू टू द जो डिलीशन हुआ नाम का 90 lakhs, इसका एक असर पड़ सकता है। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक और चीज़ समझना चाहता हूँ। बीजेपी को लेकर के ममता बनर्जी की सरकार ने या अमूमन ऐसा चलाया जाता है कि बीजेपी अगर आ गई तो बंगाली जो बुद्धिजीवी है, बंगाली जो चेतना है, उस पर सीधा प्रहार करेगी और अपनी विचारधारा की दखल वो वहाँ चाहेगी। जैसे कि हमने देखा कि बीजेपी के नेता लोग मछली हाथ में लेकर के प्रचार पे जा रहे हैं, है ना, और टीएमसी कैंपेन चलाती है माछे भाते बंगाली। तो टीएमसी दरअसल ये दिखाना चाहती है कैंपेन के माध्यम से कि अगर बीजेपी आ गई राज्य में तो बंगालियों की मछली पे प्रतिबंध लगा दे। पूरा बकवास है। हाँ। त्रिपुरा में तो बीजेपी आया, क्या त्रिपुरा वाला मछली नहीं खाता है? त्रिपुरा वाला इंडिया में सबसे ज्यादा मछली खाता है, सुअर भी खाता है। खाली गोरू खा के, क्या बोलते हैं उसको, गाय का मांस खा के जो आदमी लोग अपने आप को यह बोलता है कि हम धर्म मानते नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये बीजेपी आएगा और मछली बंद कर देगा, ये पूरा ही बकवास है। ठीक है दादा, आप क्या करते हैं? आपका नाम? अरिजीत बनर्जी। अरिजीत बनर्जी। बनर्जी बाबू, आप कहाँ रहते हैं?
यहीं रहते। कॉलेज स्ट्रीट में ही आपका घर है? अच्छा, काम क्या करते वोट हैं? तो यहीं है, हम रहते हैं थोड़ा दूर। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस में हूँ। बिजनेस में। इस बार की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? इस बार की राजनीति का ऐसे अलग अलग से कुछ नहीं दिखता है। हाँ, एक झटका आने वाला है शायद टीएमसी के लिए। टीएमसी के लिए। पीछे कारण भी है, एक तो एंटी इनकम्बेंसी है ही है, लास्ट इलेक्शन से कुछ ज़्यादा ही है। उपरंतु ये एसआईआर का चक्कर है, वो जो सिक्योर्ड वोट, वो अगर नहीं, ये सिटिंग गवर्नमेंट को अगर नहीं मिलेगा तो उसके लिए भारी पड़ने का चांस है, मौका है। तो मेरे ख्याल से एक झटका आने वाला है, तो देखा जाएगा आगे क्या होता है। अच्छा, बंगाली आप जो मुद्दे पे बात बोले थे ना, इसमें और इम्पोर्टेंट मुद्दा है हमारा आरजीकर इशू। अबाउट आरजीकर इशू यू ट्राई टू नो फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये भी एक मुद्दा है। हम इस बारे में आगे नहीं बोलेंगे कुछ, बट इट्स ऑल्सो एन इशू। बताइए ना, आरजी कर वाला तो देखिए दुनिया को पता है, सीबीआई के हाथों में चला गया मामला, उम्र कैद की सजा हो। अच्छा, ये भी एक इशू है, ये बंगाली लोगों का क्या बोलता है, दिल में लगा है बहुत बहुत, आरजी कर वाला जो मामला है। वो भी एक इशू है। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी ने आरजी कर रेप विक्टिम की जो मदर है उनको टिकट दे करके इसको राजनीतिक तौर पे भुनाने की कोशिश की है, या एक अच्छा कदम है? देखिए, ये अच्छा या बुरा ये बात नहीं, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी करता है। पहले तो बीजेपी पार्टी को इसमें घुसने नहीं दिया, अभी वो माँ बाबा लड़की का वो तो नाचार हो गया, फिर वो उनका पास गया तो उन्होंने उनको एंट्री कर दिया। इसमें बुरा क्या है? हर पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई इशू में अपना लेता है। अच्छा, ममता बनर्जी, आप सभी से पूछूंगा, आप सभी एक बार जवाब दीजिएगा, क्या ममता बनर्जी के सामने खड़े होने के लिए शुभेंदु अधिकारी का वो ओहदा हो गया है क्या? वो बात ठीक है कि नंदीग्राम में पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने जीता है। हाँ जीता है, लगभग 2000 से कम वोटों से हराया, लेकिन जीता है। लेकिन मुख्यमंत्री को हराना मायने रखता है। डेमोक्रेसी में एक वोट भी वोट बिल्कुल बिल्कुल। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 13 वोटों से गिर गई थी। तो मैं वही आपसे समझना चाह रहा हूँ कि क्या शुभेंदु अधिकारी उतना बड़ा कद अभी बंगाल में बना पाए, उतने बड़े नेता हो पाए हैं क्या कि वो ममता बनर्जी के सामने खड़े हो पाए? देखिए, लड़ाई कर रहा है, लेकिन दोनों को मतलब बराबर या आगे पीछे ये नहीं बोल पाएंगे, लेकिन शुभेंदु लड़ाई कर रहा है। आपका क्या कहना है इस पे दादा? ये बैटलफील्ड में जैसे ईरान एक छोटा देश, वो यूएसए से कांस्टेंट फाइट करते जा रहे हैं। कोई सोचा भी नहीं था कि 1-1.5 महीना हो गया वो अभी भी लड़ रहा है। तो व्हेन यू आर इनटू अ बैटलफील्ड, ये तो चुनाव लड़ाई तो है, तो तब तो क्या स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। अगर बीजेपी ने उनको ममता का अगेंस्ट में मेन फेस प्रोजेक्ट कर रहा है तो ही हैज टू फाइट। आगे क्या होगा जब उनको रियल पावर मिलेगा, सेंट्रल विल डिसाइड। अच्छा, आपसे भी वही सवाल है, क्या शुभेंदु अधिकारी का उतना बड़ा कद हुआ है क्या कि ममता बनर्जी से भिड़ पाए, मुकाबला कर पाए? वो শুভেন্দুকে আমি কোনো নেতা বলেই মনে করি না, কারণ শুভেন্দু রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বলতে যা বোঝায় শুভেন্দুর তার কণামাত্রও নেই। क्यों बोल रहे हैं आप ये? কারণ ও তো এদিকে তৃণমূলে চুরি করতো, এখন বিজেপি দিকে চুরির ধান্দা করছে। কাজেই ওর কোনো রাজনৈতিক শুভেন্দু যে ইস্যুগুলো তুলছেন সেই ইস্যুগুলো কোনোটাই রাজনৈতিক ইস্যু নয়। कुछ उदाहरण देकर अगर সবটাই হচ্ছে ব্যক্তিগত, যেহেতু তৃণমূলের সঙ্গে ওর ঝামেলা আছে, অতএব তৃণমূলের ব্যক্তিগত যে সমস্যাগুলো সেগুলোই উনি তুলে ধরছে। কাজেই শুভেন্দু সেই অর্থে যে রাজনৈতিক লড়াই করছেন তা নয়, তিনি ব্যক্তিগত তার যে রাগ, ব্যক্তিগত তার যে না পাওয়ার ক্ষোভ, হ্যাঁ। अच्छा, टीएमसी में चूंकि उनको पिछली मर्तबा बड़ा पद नहीं मिला, बड़ा पोस्ट नहीं मिला, और उस वजह से जिस वजह से वो बीजेपी में चले। আচ্ছা, এখানেও কি ওর কোনো বড় পদ আছে? শুভেন্দু लीडर ऑफ অপোজিশন का तो पोस्ट। লিডার অফ অপোজিশন বিধানসভায়, हाँ, কিন্তু বাকি যে প্রথম কথা বাংলায় মানে বেঙ্গলেতে মানে বিজেপির সেই অর্থে সংগঠনটা মানে কি বল নেতৃত্ব বলে কিছু নেই, ঠিক আছে। অর্থাৎ দিলীপ ঘোষ এক কথা বলেন,
সুকান্ত মজুমদার এক কথা বলেন, শুভেন্দু আবার গলা বাড়িয়ে আর এক কথা বলেন, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে একজনের কথার সঙ্গে আরেকজনের কথার মিল নেই। এবার শুভেন্দুকে দিল্লির নেতারা কতটা গুরুত্ব দেন সেটার প্রমাণ ওই সামনেই হয়ে গেল। এখানে প্রধানমন্ত্রীর মিটিং ছিল, শুভেন্দুকে আমন্ত্রণই করা হয়নি। अच्छा, एक बड़ी बात कह रहे हैं। হ্যাঁ, हाँ কাজেই শুভেন্দুর বেশিরভাগ কথা বলাটাই গলা বাড়িয়ে নিজেকে নেতা হিসেবে প্রমাণ করার একটা কি বলবো, মানে ওটা কি বল প্রবণতা। কিন্তু ওকে কত লোক মানে সেটা নিয়ে খুব সন্দেহ আছে। এটা আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে। विकल्प के বিকল্প নয় মমতা ব্যানার্জি নয় শুভেন্দু অধিকারী। দেখুন, পলিটিক্যাল দল সবাই চুরি ডাকাতি করবে, তা একজন চোর একজন ডাকাত, এই অর্থে কোনো বিকল্প নেই। বরং আমি সেই অর্থে বলবো, যে কথাটা একটু আগে ও বললো, যে যেখানে 2 টাকা চুরি হয়ে 8 টাকার কাজ হতো, বরং সেই জায়গাটায় ফিরে আসাই ভালো। সেটা জনগণ বুঝবেন, আমি জানি না, আমি বলার কে। अच्छा এখন 2 টাকার কাজ হয়, 8 টাকা চুরি হয়। এবার যখন 2 টাকার চুরি হতো, 8 টাকার কাজ হতো, সে রাস্তায় ফিরে আসা ভালো নয় কি? এবার সেটা জনগণ ঠিক করবেন। चलिए तो एक ही टेबल पर जो है बहुत अलग हमें राय जानने को कर मिली, और एक ही टेबल पर आप कह सकते हैं कि अलग अलग राजनीतिक जो विचारधारा है, अलग अलग जो राजनीतिक इनका सोच है, परसेप्शन है, ओपिनियन है, वो हमें जानने को मिला। शुभेंदु अधिकारी को कुछ लोग बड़ा नेता भी मान रहे थे, लेकिन इनका कहना था कि देखिए प्रधानमंत्री की एक मीटिंग थी, उसमें शुभेंदु अधिकारी को आमंत्रित भी नहीं किया गया। तो ये दिखाता है कि शुभेंदु अधिकारी को खुद उनके पार्टी के जो लोग हैं, नेता है, वो खुद कोई बड़ा नेता नहीं मानते, और बड़ा नेता मानने के तौर पे ये कुछ और चीज़ें भी बता रहे थे। मैं हिंदी में संक्षिप्त में बता देता हूँ आपको कि शुभेंदु अधिकारी उसी तरीके के नेता है, चूंकि उनको टीएमसी में बड़ा पद नहीं मिला, वो वापस बीजेपी में आ गए, इसलिए वो बड़े पद की आकांक्षा रखते हैं। इसलिए वो कोई ममता बनर्जी से भिड़ने वाले कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, कद में भी नहीं और राजनीति में भी नहीं। तो ये थी तमाम चीज़ें जहाँ पे सभी बंधु आपस में जो एक दूसरे के हैं, ये लोग बैठे हुए थे, और इनसे हमें लगा कि क्यों ना राजनीति की चर्चा की जाए। ये लोग अमूमन हर रोज़ बैठते हैं यहाँ पर, चुनाव के दरमियान भी इनसे बातचीत की जाए। और ये थी हमारी रिपोर्ट। कैमरे के पीछे है विजेंद्र, मैं रोहित झा, बेटी चोखा मीडिया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बंगाल चुनाव के दरमियान कॉलेज स्ट्रीट से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, कॉफ़ी हाउस में बैठे हैं। शुक्रिया।